नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप सभी का डे टू डे में स्वागत है। आज मैं एक सामाजिक मुद्दे पर बातचीत करेंगे और उस सामाजिक मुद्दा को आज के परिवेश में सरकार की पॉलिसियों से लिंक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सबके लिए बेनिफिट में है या कुछ वर्ग के लिए बेनिफिट में है। खासकर हम शिक्षा का जो सुधार हुआ है उससे हम बातचीत करेंगे। तीन रिपोर्ट की बात करते हैं। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आया था। उनका कहना था कि देश के 40% जो संपत्ति है वह 1% लोगों के पास है और देश का जो 3% संपत्ति है वह 50% लोगों के पास है और 57% जो संपत्ति है वह 49% के पास है। ये उसी के आसपास का डाटा है। इसका मतलब कि 50% लोग हमारे देश में बहुत गरीब हैं। दूसरा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट, खासकर हिंदुओं से रिलेटेड है। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग जो उच्च जाति के लोग हैं उनका जो टोटल देश संपत्ति है हिंदुओं में, उनका 88.4% भागीदारी है। मतलब 88.4% जो संपत्ति है वो सामान्य वर्ग के पास है। 2.6% जो संपत्ति है अनुसूचित जाति या जो भी जनजाति सब में होगा और 9% ओबीसी के पास है। ये संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और एक 2-3 यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया था जिसमें एक पुणे का यूनिवर्सिटी था, एक जेएनयू था, एक और यूनिवर्सिटी 2019 में आया था। इनका कहना था कि हिंदुओं में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका पॉपुलेशन भागीदारी 22.3% है और उनके पास जो हिंदुओं की टोटल संपत्ति है 41% के आसपास है। मतलब ये मिला जुला कर ये बता दे रहा है कि अभी तो टोटल जनगणना हुआ नहीं है जाति वाई, तो इसका मतलब मोटा मोटा मान कर सकते हैं कि 25% पॉपुलेशन ऊंची जाति का है, 25 से 30% एसटी एससी का है और 50 से 60% ओबीसी का है। ये मिला जुला है क्योंकि बिहार का जो रिपोर्ट आया था उसके आधार पर है। अब हम इसका आगे के सुधार पर जानते हैं। जैसे नीट का एग्ज़ाम लेते हैं, इसे हम मैच करेंगे कि जो सुधार हो रहा है क्या सबके फेवर में है कि ये कुछ लोगों के फेवर में है। शिक्षा का जो एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे पहले नीट से पहले प्रत्येक राज्य का अलग अलग एग्ज़ाम होता था। जैसे बिहार में अलग अलग राज्य के एग्ज़ाम होता था, उसमें 5% बाहर के लोगों का होता था, बाकी लोग वहाँ के ही बच्चे एग्ज़ाम देते थे और वह उनका जो 10th + 2 का सिलेबस था उसी से आधारित होता था। तो वहाँ के सब बच्चे भागीदार होते थे और जो रिजर्वेशन का सिलेबस है उसके अनुसार पाते थे। जैसे मान लीजिए उस समय 50% में सारे रिजर्व कैटेगरी आती थे, अब 50% सबके लिए था। आज का अगर भी देख लिया जाए तो आज अगर होता वही सिस्टम तो 50% में 10% जनरल भी आ जाते और 50% ओपन होता, जो सबके लिए वो स्टेट के आता। जब नीट बन गया तो देखा जा रहा है कि जो बिहार में या किसी स्टेट में जो टॉप कर रहे हैं वो इनमें नहीं आ पा रहे हैं, नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेज हो गया। मान लीजिए अब अलग पैटर्न ऐसा बदल दिया कि जो राज्य के बच्चे आ नहीं रहे हैं, कोचिंग संस्थाओं के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास पैसा है वह तो कोचिंग कर रहा है, उनके बच्चे आ रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका तो रास्ता बंद हो गया। वो केवल रिजर्व कैटेगरी से ही जो आना होगा जो रिजर्व कैटेगरी में होंगे वही आ सकते हैं, बाकी तो नहीं आ पाएंगे। और रिजर्वेशन 50% में सबको हो गया, उनका भागीदारी भी कम हो गई, ओबीसी एसटी एससी जो भी हैं, क्योंकि 10% ऊंची जातियों के लिए उसी रिजर्वेशन में किया गया। तो इसका मतलब कि जो 50% जो ओपन सीट है उनमें गरीबों की भागीदारी कम हो गई, धनी लोग ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो कोचिंग से बेनिफिट उठाएंगे, उस तरह का
जो कि वह राज्य स्तर में ऐसा नहीं है, ये सभी राज्य का है। अभी तमिलनाडु का एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नीट से में ज्वाइन करने से वहाँ के राज्य के लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसे वहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, पॉपुलेशन भी कम है, तो वहाँ जो राज्य में जो टॉप कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर वो बच्चे करते थे, क्योंकि 2 साल का मेहनत करने के बाद उसमें पाते थे। अब उनके बच्चे जो टॉप कर रहे हैं वो उसमें नहीं, नीट के थ्रू नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में ऐसा एग्ज़ाम का पैटर्न बना दिया गया कि चेंजेज है। तो इसका मतलब जो मेरा अपना विचार है कि ये जो चेंज किया गया, इसमें तो जिसका पैसा है, जिसके पास पैसा है वही बच्चे कोचिंग करेंगे और वही बच्चे फ़ायदा उठाएंगे। इसका मतलब कि ये जो सुधार हुआ वो धनी लोगों के पक्ष में हुआ, गरीब लोगों को हम मौका कम दे रहे हैं। दूसरा, इसी तरह हम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें CUT बनाए, उसमें भी 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ दिए, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें भी पहले प्रत्येक राज्य, जैसे बनारस होता था तो वहाँ के अलग अगल बगल के बच्चे भरते थे, तो वहाँ टेस्ट में अगल बगल के बच्चे ही आते थे, तो उनको फ़ायदा हुआ। अब जब हम यूनाइटेड कर दिए तो पूरे देश के बच्चे भर रहे हैं, तो जो बच्चे पैसा वाले हैं वो तो कोचिंग लेते हैं, वो सारे सीट पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इससे भी गरीब लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुधार हो रहा है उसमें धनी लोगों का पकड़ बनता जा रहा है, तो जो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। अगर इस तरह का करना है तो या तो प्रत्येक स्टेट में आप बहुत सारा उस तरह का चेंज कीजिए, आधारभूत सुविधाएं चेंज कीजिए, या उस तरह का कोचिंग वगैरह ऐसा किया जाए, सिलेबस किया जाए कि प्रत्येक राज्य के भी बच्चे को फ़ायदा मिला। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस कंपटीशन को कम कर दिए, मतलब गरीब तो बिल्कुल 50% जो गरीब है तो बिल्कुल आउट हो गया। अब 50 जिसके पास पैसा है वही इस कंपटीशन में आ रहा है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ अपने, हम लोग के अपने माइंड सेट के बारे में। जब हम जाति व्यवस्था का हमारे यहाँ हो रहा था, जैसे जाति व्यवस्था का जो बंटवारा हो रहा था, क्योंकि हम लोग का ब्लड में है, तो उस समय जो लिखने वाले तो बोलेंगे, क्योंकि वो उसी कैटेगरी से आते थे, वो बोलते थे कि इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन न्यूट्रल होकर देखोगे तो उसका मेन मकसद हो सकता है कि कंपटीशन को कम कर देना है। अगर हम जात पर बांट देंगे कि ये वो काम करेंगे तो हमारा कंपटीशन तो कम हो गया बाद में, क्योंकि हम उसी जात, अगर मान लीजिए हम एक बार केवल फौज में जाएंगे तो उनका कंपटीशन कम हो गया, क्योंकि पहले तो 100 में सारे को कंपटीशन देना पड़ता, वो कंपटीशन हम कम कर दिए। उस समय चाइना में जब हम यहाँ ये सब हो रहा था, चाइना के राजाओं ने वहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा पूरे राज्य में आयोजित होती थी। उस समय के जो राजा लेते थे कि जो टैलेंट होगा वही आएगा। तो ये हम इसलिए बोला कि देखिए ब्लड में कितना अंतर है हम लोगों का। हम लोग कंपटीशन कम करा देते हैं और वो कंपटीशन ब्रॉड लेकर लेते हैं। तो जो ये शिक्षा में सुधार हुआ है, इसे तो गरीब लोग तो भाई इसी तरह कंपटीशन से आउट हो गए। तो क्या ये हम कंपटीशन को कम कर रहे हैं, केवल धनी वर्गों के बीच रख रहे हैं? और ये जो आज की जो पहले तो पेपर लीक होते थे तो लोग बोलते थे घोटाला हो, लेकिन अब जब रिजल्ट में यहाँ चेंजेज आ रहे हैं सेंट्रलाइज स्तर पे, तो ये और कहानी कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम जो सुधार कर रहे हैं भारत के सारी जनता को देखकर कर रहे हैं, या हम जो सुधार कर रहे हैं उस प्रतियोगिता एग्ज़ाम को कुछ सीमित लोगों के वर्ग में ही सीमित कर दे रहे हैं। जैसे ऐसे सुधार कर रहे हैं कि जो ये केवल जो 2-3 एग्ज़ाम है केवल धनी लोग अपने में ही भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं ना वो कोचिंग कर पाएंगे, उनका तो बिल्कुल शिक्षा आधारित, शिक्षा का जो नॉलेज का आधार है वही सेपरेट हो गया। तो ये देखने की बात है। मैं इसलिए एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री से लिया कि हम लोगों का माइंड सेट जो है वह ग्लोबली कंपटीशन का नहीं रहा है। वो माइंड सेट कंपटीशन को कम कर कर उसमें करना है। अगर ऐसा करना है आपको सेंट्रलाइज सुधार से राज स्टेट के लोगों को, खासकर गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रही, जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद लग रहा है।
जो नीट में पहले तो ठीक है स्टेट पर धांधली हो जाती होगी पेपर वगैरह में, लेकिन अगर अब सेंट्रलाइज स्तर पर जैसे नीट में इस बार रिजल्ट देने में किया गया है, तो ये तो और कहानी कहती है। हो सकता है कि अलग अलग में भी हो रहा हो। चलिए, ये हम लोग ये सोचने की बात है सभी लोगों के लिए कि भारत को कैसे मजबूत किया जाए। अदरवाइज अगर इस तरह का गेम रहा तो इसका लॉन्ग टर्म में भारत को और भारत को लोगों को बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।